अनामिका अपनी सहेली पूजा के साथ रेस्टोरेंट पहुंचती है और दोनों खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ जाती हैं। अच्छा अनामिका, कल ना मेरी सास ने मुझे कितने प्यारे कड़े दिए हैं सोने की। ये देख, ये वही कंगन है। अच्छा, कंगन तो बहुत सुंदर है यार। और 2-3 महीने पहले उन्होंने मुझे एक असली बनारसी साड़ी भी दिलाई थी, बहुत महंगी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया है तब तो। और मेरा देवर है ना जो मुंबई में जॉब करता है, उसने मेरे लिए 4 नए सूट खरीदे। अरे वाह। पूजा बड़े उत्साह से बताती जाती है, वहीं अनामिका चुपचाप सुनती रहती है। देख, सच कहूं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ससुराल वाले मेरे लिए इतना करते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। अनामिका सिर्फ इतना ही कह पाती है, लेकिन मन में सोचती है कि उसके अपने ससुराल वाले उसे कभी कुछ नहीं देते, उल्टा ताने सुनाते हैं। खैर, कुछ देर बाद वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है। आपका ऑर्डर, 2 कोल्ड कॉफी, फ्रेंच फ्राइज और 2 बर्गर। थैंक यू। दोनों खाने लगती है, थोड़ी हंसी मजाक भी होती है, लेकिन अनामिका का मन कहीं और भटकता है। तभी बिल टेबल पर आता है। चलो मैं पे कर देती हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ, तो पे तो मैं ही करूंगी। अरे पर कोई बात नहीं, तुम अगली बार कर देना। अंदर से अनामिका को राहत मिलती है, क्योंकि अगर उसे पे करना पड़ता तो शायद उसके पास पैसे भी पूरे ना पड़ते। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकलती हैं, कुछ देर बातें करती हैं और फिर अपने अपने रास्ते लौट जाती हैं। देर शाम जब अनामिका घर पहुंचती है तो सास ससुर दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो मम्मी जी, भीड़ बहुत थी तो गाड़ी वाले ने देर में छोड़ा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे देवर को आज चिली पनीर और फ्राइड राइस खाने का मन है। हाँ पापा जी, मुझे बताया गया था, मैं अभी बना देती हूँ। तो फिर इतनी देर क्यों? चल अब जल्दी जा, रसोई में लग जा। अनामिका थकी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। रसोई में जाकर सब्जियां काटने लगती है। कुछ देर बाद सब तैयार हो जाता है और सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। भाभी, ये चिली पनीर तो एकदम बकवास बना है। अच्छा भाभी, पहले बता देती, आपको बनाना नहीं आता है, पूरा मूड खराब हो गया। सही कह रहा है बंटी, तेरे बस का नहीं है। ये डिश कहाँ से बन पाएगी तुझसे? अरे मैं भी पागल हूँ, भूल गई थी ये कहाँ से आई है। अरे ये तो कभी इसने बनाया भी नहीं होगा। अरे बनाना तो दूर, देखा भी नहीं होगा, इतना महंगा डिश इसने। बिल्कुल, भाभी को सिर्फ सिंपल खाना बनाना आता है, इनके लिए तो वही काफी है। चल, अब जो बचा है उसे खुद ही खा ले, हम सबके तो भूखी मर गई। भाभी, मैंने तो कान पकड़ लिए, आपसे कभी भी चाइनीज फूड वगैरह बनवाऊंगा नहीं अब से। सब उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनामिका अकेली रह जाती है। वहीं टेबल पर रखा चिली पनीर और फ्राइड राइस ठंडा पड़ जाता है। वो धीरे से एक और मुंह में डालती है। माना कि चिली पनीर इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब लोग मुझे इतना बुरा बुरा बोलेंगे। क्या कभी मैं कोई गलती नहीं कर सकती इस घर में? यही सोचते हुए अनामिका निराश होती रहती है। जैसे तैसे ये दिन गुजरता है और अगला दिन आता है। घर का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है अनु। मम्मी, मैं आ गई। अरे बेटी आ गई। मौसी के घर में अच्छा लगा ना? हाँ माँ, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। मौसी ने मुझे ढेर सारी किताबें दी है, मिस्ट्री वाली, हिस्ट्री वाली। देखो तो सही कितनी शानदार किताबें हैं। अच्छा। वहीं रसोई में खड़ी अनामिका इन दोनों माँ बेटी की बातें सुनती रहती है। तभी दोपहर होती है और सब लोग खाना खाने के बाद आराम करने चले जाते हैं। अब अनामिका हॉल रूम के बुक शेल्फ से अनु की वही एक किताब उठा लेती है और किताब के पन्ने पलटने लगती है। जैसे ही पढ़ने में डूब जाती है कि भाभी, ये क्या कर रही हो? अरे बस किताब पढ़ रही थी। मुझे भी ना आपकी तरह किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अरे वाह, आपको भी शौक है? अब किताबें पढ़ रही है, लेकिन मैंने तो सुना था कि तू पढ़ाई में बड़ी कमजोर थी। तेरी माँ तो कह रही थी कि तेरे ग्रेजुएशन के टाइम फीस तक नहीं भर पाई थी वो। 2nd ईयर की फीस भी बड़ी मुश्किल से भरी गई थी तेरी, और अब देखो बड़ी शौकीन बन रही है। अरे ऐसी किताबें कभी देखी भी है तूने? सही कह रही हो मम्मी आप। भाभी, आपने कभी बुक स्टॉल से किताबें खरीदी भी है? आपने तो सिर्फ चंपक वाली किताबें खरीदी होगी। नहीं नाना जी, मैं पढ़ने में कभी अच्छी नहीं रही, लेकिन बस कहानियां पढ़ने का शौक था। इससे क्या होता है? हमारे घर में किताबें रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बेकार में बैठकर पढ़ती रह। काम का कोई ठिकाना नहीं और शौक आसमान के। हम दोनों यहाँ पर इसलिए आए थे ये कहने कि थोड़ी देर बाद हम दोनों के लिए कोल्ड कॉफी बना देना। वो तो अनु ने तुझे अच्छे से बनाना सिखा दिया होगा, या फिर वो भी भूल गई? नहीं माँ जी, अच्छे से याद है,
बना दूंगी थोड़ी देर में। हाँ बना देना, और तब तक पढ़ाई कर ले, तू अपनी इच्छा भी पूरी कर ले यहाँ पर। इतनी सारी बातें बोलकर दोनों माँ बेटी अपने कमरे में वापस चली जाती है और मजे से टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर में अनामिका दोनों माँ बेटी के लिए कोल्ड कॉफी बना देती है और आधे घंटे बाद बाजार के लिए निकल पड़ती है। वहीं सब्जियों से भरा बैग लेकर लौटते समय अचानक उसकी चप्पल टूट जाती है। बड़ी मुश्किल से बैग संभालते हुए वो घर पहुंचती है। क्या बात है, चप्पल तोड़कर आ गई? रास्ते में टूट गई मम्मी जी। अरे इतनी जल्दी जल्दी चप्पल तोड़ देती हो तुम भी। माफी चाहती हूँ, पर शायद बार बार जाना पड़ता है इसलिए जल्दी घिस जाती है। गजब लड़की है। वही चप्पल मैंने अनु के लिए भी खरीदे है, उसकी तो अभी तक बिल्कुल ठीक है, तेरी ही क्यों टूट जाती है बार बार? ननद जी घर पर रहती है ना मम्मी जी, मुझे बाहर जाना पड़ता रहता है इसलिए। सुनो अनामिका, हम इतने अमीर नहीं है कि हर बार नई चप्पल खरीदते रहे। जितना है उसे में गुजारा करना सीखो। जी पापा जी। और हाँ, अगर इतनी ही ख्वाहिश है तो अपने मायके से क्यों नहीं मांग लेती? नहीं तो क्या, भाभी को तो बस अपने मायके वालों के पैसे बचाने हैं। अरे मायके में इसके पैसे होंगे तभी तो बचाएगी ना। पता नहीं विशाल ने क्या देखकर इससे शादी की। अरे तेरे मायके में तुझे कभी ढंग की चप्पल मिली भी होगी कि नहीं? यहाँ मिल रही है तो हवा में उड़ने लगी है। सही बात। देखिए भाभी, कोई नई चप्पल वप्पल तो नहीं मिलने वाली है आपको, तो इसी को ठीक करो और इसी को पहनो। जी। और वो टूटी हुई चप्पल दरवाजे के पास ही पड़ी रहती है। वहीं रात को क्या करूं अनामिका, इस वक्त मेरे पास भी कोई काम नहीं है, वरना मैं अपने घर वालों को अच्छे से बताता। हम लोगों ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी की है, इसलिए तुम्हारे माता पिता भी तुमसे बहुत नाराज है और उनसे कोई मदद मांगना फिलहाल इस समय के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तुम चिंता मत करो अनामिका, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जी। अगले दिन पिछली शाम बंटी जी ने कहा था, भाभी कल तक मेरे जूते अच्छे से धो देना, तो अभी धो देती हूँ इन जूतों को। वो जूतों को पानी से धोने लगती है, बहुत ध्यान से ब्रश चलाती है। तभी अचानक पास में रखा नेल का डिब्बा गिर जाता है और सीधा जूतों पर ही गिरता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? जूतों पर हल्का नीला दाग लग जाता है। अनामिका घबरा जाती है, उसके चेहरे पर साफ डर झलकता है। वहीं शाम को बंटी घर लौटता है और जब वो अपने जूते उठाता है, भाभी ये क्या हालत बना दी मेरे शूज की आपने? आपको पता है ये कितने महंगे हैं? पूरे 4,500 के हैं। मुझसे गलती होगी, वो ढक्कन गिर गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया देवर जी। झूठ बोल रही हो आप। सच तो ये है कि आपको कोई भी काम ढंग से करना आता ही नहीं है। अरे जानबूझकर किया होगा इसने, कल ही तो चप्पल का मामला हुआ था, हमसे बदला निकाल दी होगी और क्या। बिल्कुल, ये बड़ी चालू है, हमारे भैया को तो फंसा कर रखा है इन्होंने। वो भी ऐसे कि कुछ बोलते नहीं इनको, भैया ने इनको सर पर चढ़ा कर रखा है। अरे जिंदगी में कभी इतने महंगे जूते देखे हो, तभी तो ऐसे महंगे महंगे चीजों की वैल्यू हो इसे। पापा जी मेरी गलती नहीं थी, ढक्कन हाथ से फिसल गया था। अरे बस बहाने तो मत बनाइए अब। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। इसी बीच विशाल को नौकरी मिल जाती है। सब खुश होते हैं, लेकिन विशाल का काम ऐसा था कि उसे हमेशा फोन और लैपटॉप पर ही रहना पड़ता था। बधाई हो, नौकरी लग गई आपकी। हाँ, लेकिन काम बहुत ज्यादा रहेगा अनामिका, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? जी ठीक है। इधर विशाल दिन रात अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वहीं अनामिका की डांट फटकार वैसे ही जारी रहती है। वो चुप रहकर सब कुछ सहती रहती है। तभी उसके कुछ दिन बाद उसके कुछ पुराने दोस्त घर उससे मिलने आते हैं। अरे अनामिका, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम यार। हाँ, अच्छा लगा तुम लोग आए। अनामिका का मन होता है कि वो अपने दोस्तों को अच्छा खिलाए पिलाए। वो अपने पति से थोड़े पैसे मांगती है। विशाल, कुछ पैसे चाहिए थे। ठीक है, ले लो। पैसे मिलते ही अनामिका अपने दोस्त प्रवीण को मार्केट भेज देती है और कुछ सामान मंगवा लेती है। वो रसोई में मेहनत से कई डिश बनाती है और घर में खुशबू फैल जाती है। वाह अनामिका, क्या शानदार बनाया है पनीर, मजा आ गया भाई। तुम तीनों के लिए ही तो बनाया है दिल से। हाँ वो तो है, खाना बनाने में तो पहले से ही एक्सपर्ट है। सब खुशी खुशी खाते हैं। दोस्तों को खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी शाम को जब सभी दोस्त चले जाते हैं, इतना महंगा महंगा सामान मंगाया तूने है? जी मम्मी जी, वो मेरे दोस्त आए थे ना, तो मैंने सोचा अच्छा लगेगा अगर कुछ अच्छा बना दूं। हमारे बेटे के पैसे हवा में उड़ा रही है तू।
मटर पनीर, आलू वाली पूरी, कॉफी, पास्ता, ये सब बनाया ना आपने? अरे मटर पनीर बना देती बस तो भी हो जाता, इतने सारे अलग से आइटम बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब फ्री का पैसा मिल रहा है तो उड़ाते जाओ। अरे देखा भी था अपने मायके में ये सब आपने कभी, अब यहाँ आकर दिखावा कर रही हो। मैंने बस। चुप रह, अपने दोस्तों को बुला बुला कर फोकट में खिला रही है। पता है कितने पैसे लग गए होंगे उसमें? अरे बहुत शौक है इसे महंगी सब्जियां बनाने का, जितना भी सुना लो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय गॉड। सच में पापा? बहू याद रख, अब आगे से ऐसी हरकत कभी मत करना। घर में कोई भी मेहमान बिल्कुल नहीं आने चाहिए, समझी? कुछ दिन बाद मोहल्ले के पास ही एक मेला लगता है। ये लो, आराम से घूमना और जो भी पसंद आए ले लेना। अरे बहू मुझे दे दे पैसे, मैं रखती हूँ। इसे जो भी लेना होगा मैं खुद दिला दूंगी। मैं रख लूं तो बुरा थोड़ी ना हो जाएगा, क्यों बेटा? हाँ मम्मी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग मेला जाओ, अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अनामिका ने बिना कुछ कहे पैसे सास को थमा दिए। मेला शुरू हुआ। भीड़ भाड़, रोशनी और आवाजों के बीच सब घूमने लगे। अनामिका को एक स्टॉल पर एक छोटा सा हार पसंद आता है जिसकी कीमत थी सिर्फ 250 रुपए। माँ जी ये हार अच्छा लग रहा है। भैया जी ये वाला हार कितने का है? 250 रुपये बहन। अरे बड़े शौक चढ़े तुझे, हैं? अपने मायके में तो ऐसे नखरे दिखाती नहीं होगी। जो मिलता होगा वही पहन लेती होगी, जो खाने को मिलता होगा वही खा लेती होगी। यहाँ आइए तो कभी हार चाहिए, कभी कंगन, कभी झुमका। सही कह रही हो मम्मी, मेले में आए अभी 25 मिनट नहीं हुए, इनको कुछ ना कुछ चाहिए। अरे भाभी थोड़ा चिल करो। जी। अनामिका को हर बार रोक दिया जाता। उसकी सास कभी कहती ये पर्स मत लेना, कभी कहती वो रबड़ मत लेना, यहाँ तक कि बाल की छोटी चिमटी भी लेने से मना कर देती। मगर वहीं दूसरी तरफ माँ बेटी यानी देवयानी और अनु दोनों को कश्मीर वाले महंगे सूट पसंद आ जाते हैं जिसकी कीमत थी 3000 रुपए। दोनों ने तुरंत अपने लिए एक सूट ले लिया। बहू वो जो पर्पल कलर का सूट दिख रहा है ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, वो तू ले ले, ठीक है? भैया ये वाला सूट दे दो इसके लिए। हाँ काकी। ये ले, तेरे लिए भी ले लिया। अब तो खुश है ना? तूने तो इस टाइप का सूट कभी पहना भी नहीं होगा। अरे कलर देखो, डिजाइन देखो, कितना अच्छा लग रहा है। वाह भी वाह। अनामिका को वो सूट बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसकी सासू माँ के कहने पर सूट रख लेती है। यानी कि जो अनामिका को पसंद आ रहा था वो उसकी सासू माँ ने दिलाया नहीं, और जो पसंद नहीं आ रहा था वो दिला दिया। यानी कि देवयानी देवी को हर चीज में बस अपनी चलाना आता था। तेरी पत्नी को एक सूट बहुत पसंद आया था तो हमने दिलवा दिया, 1500 का पड़ा है। हाँ। विशाल ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। इसके कुछ दिन बाद अनु ने अपने भाई विशाल से कहा, भैया मुझे पाइथन सीखना है, कोर्स के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? 20,000। विशाल ने अनामिका की तरफ देखा। अनु को ये बात बहुत बुरी लगी। क्या भैया पैसे तो आपके हैं, इसमें भी आप भाभी से पूछोगे? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे देख रहा था। विशाल ने तुरंत फोन से पैसे बहन के अकाउंट में भेज दिए। अनु खुश होकर चली गई। बंटी ने इन सभी की बातें सुन ली थी। भैया मुझे भी पैसे चाहिए, घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, मुझे भी तो हक है। हाँ वही ठीक है, अब इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर। बता क्या चाहिए तुझे? भैया ये देखो ना, मोबाइल में दिखाता हूँ, ये जैकेट बहुत पसंद आ रही है, सिर्फ 4700 की है, प्लीज दिलाओ दो ना। अच्छा ठीक है, दिलाता हूँ। थोड़ी देर में तेरे अकाउंट में पैसे भेज दूंगा बस। वाह भैया, यू आर द बेस्ट ब्रो इन द वर्ल्ड। अच्छा भैया, और साथ में ना ये एक पैंट भी है, कोरियन ट्रेंड वाली है। हम सब दोस्त ना 5 दिन बाद एक कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं। अगर मैं वहां पर ये जैकेट और ये पैंट पहन कर गया ना भैया, हाय सबके सामने मेरी क्या इज्जत होगी भैया, सोचिए तो, जस्ट इमेजिन भैया। अरे भाई ठीक है, देख मेरे पास इमेजिन करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं है। तू अभी जा अपना काम कर, आधे घंटे बाद पैसे भेज दूंगा, ठीक है? तो बंटी के ऊपर 7-8 हजार का खर्चा हो गया। बंटी खुशी से झूमता हुआ चला गया। वहीं थोड़ी देर बाद जब देवयानी को ये सब पता चला तो उसके मन में भी इच्छा जाग गई। उसने सोचा जब सबको कुछ न कुछ मिल रहा है तो मुझे क्यों ना मिले। इसलिए अगले दिन सुबह से ही वो उदास चेहरा बनाकर बैठ गई। मम्मी क्या हुआ, आज आप सुबह से उदास दिखाई दे रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ नहीं बेटा, आज मेरा जन्मदिन है और तुम लोगों को याद भी नहीं है। अरे हाँ मम्मी, सॉरी वेरी सॉरी। अरे आज तो हम सेलिब्रेशन करेंगे, केक लाएंगे, सजावट करेंगे। नहीं बेटा, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है।
मुझे ना एक महंगा वाला हार चाहिए बस। तू इतना कर पाएगा क्या अपनी माँ के लिए? अरे हाँ मम्मी, क्यों नहीं, अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थोड़ा लोन भी ले लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। विशाल ने अपनी माँ के लिए 2.5 लाख का हार खरीद दिया, जिससे देवयानी फूली ना समाई। अब सबको तो कुछ न कुछ मिल चुका था, पापा को भी कुछ देना चाहिए। वो उनके लिए एक अच्छी घड़ी ले आया। कीमत सिर्फ 2,500 थी, लेकिन जितेंद्र बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें घड़ियों का शौक था। कुछ दिन बाद बंटी का जन्मदिन आया। यार, अखिल के पापा ने उसे कितनी महंगी बाइक दिलवाई है। काश मेरे पास भी वही वाली बाइक होती, लेकिन मुझे इतनी महंगी बाइक कोई कैसे दिलवाएगा। विशाल उसकी बातें सुन लेता है और बिना सोचे समझे अपने भाई के लिए वही वाली बाइक लेकर आता है। बाइक देखकर बंटी फूले नहीं समाता और खुशी के मारे उछलने लगता है। भैया, मुझे यकीन नहीं होता मेरे पास इतनी महंगी बाइक आ गई है। अरे मेरे लाडले बेटे, तेरे बड़े भाई की वजह से ये सब हो रहा है। अरे कितना खुश हो गया, देखो तो सही। अपने बच्चे की खुशी देखकर ये दोनों माता पिता तो बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ इन लोगों के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर अनामिका को ताने पड़ना अभी भी कम नहीं हो रहे थे। भाभी अभी तक प्रेस नहीं किया, मुझे लेट हो जाएगा। अरे आजकल महारानी 1 घंटा लेट जो उठने लगी है। कोई काम धाम है नहीं, फिर भी हर काम लेट करती रहेगी। सच में, इससे तो अच्छा मैं ही प्रेस कर लेती। शाम होती है। भाभी, आप दिन भर घर में रहती हो, एक बाइक भी नहीं देख सकती क्या? कोई आकर खरोच मार गया और आपको पता भी नहीं चला। अनामिका ने सफाई देनी चाही, मगर किसी ने नहीं सुनी। वहीं 2-3 दिन बाद अचानक पापा जी की घड़ी गायब हो गई। घर में शोर मच गया। कोई चोर आया होगा घर में। घर में कोई नहीं आया था पापा जी। अरे चुप कर, चीजें गायब हो रही है और तुझे कुछ पता ही नहीं। पूरा घर हड़कंप में था, लेकिन आखिरकार घड़ी छत पर मिल गई, जहां जितेंद्र जी खुद भूल गए थे। तभी कुछ दिन बाद घर में पिज्जा आया, सब खाने बैठे। भाभी, आपने तो कभी इतना महंगा पिज्जा खाया ही नहीं होगा। अरे देखा भी नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, अपने ससुराल में ही सारे शौक पूरे कर लेने थे इसे। अनामिका का दिल भर आया, वो आंसू रोक न पाई। बस अब बहुत हो गया। जिस बाइक के लिए बंटी तो अपनी भाभी को डांट रहा था ना, वही बाइक तेरी भाभी की वजह से आई है। पापा जी, जिस घड़ी को लेकर आपने अपनी बहू को खूब सुनाया, वो घड़ी भी उसकी कमाई से ही आई है। और अनु सुन, तेरी कोचिंग की फीस भी तेरी भाभी ने ही भरी है। और माँ, जो हार आज आप गर्व से पहन रही हो ना, वो भी आपकी बहू के बदौलत है। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप सबको पता नहीं था तो अब जान लीजिए। जब आप लोग रात को चैन से सोते हैं ना, तब आपकी बहू लैपटॉप खोलकर 3 घंटे काम करती है। एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए ऑनलाइन काम करती है। भले ही पढ़ाई में उतनी तेज ना रही हो अनामिका, लेकिन इसकी अंग्रेजी हमेशा अच्छी रही है और इसी से डॉलर में पैसे आते हैं। सब हैरान रह गए। मैंने पहले ही कहा था इससे कि आप सबको सच बता दो, लेकिन अनामिका ने मुझे रोक दिया। बोली सही समय आने पर बताएंगे, और शायद उसका फैसला बिल्कुल सही था। अब आप लोगों को अपनी गलती का एहसास थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों? अरे जिसके पैसे से आप खुशियां मना रहे हो ना, आज उसी को ताने मार रहे हो। मम्मी, जब बंटी की बाइक आई थी, आपने उसकी कितनी खुशी देखी थी। वो खुशी आपकी बहू की वजह से थी। घर में खामोशी छा गई। अच्छा, पर हमें तो पता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल। अनामिका अब भी चुप थी। अरे रंजू भाभी, आप आइए आइए, नाश्ता बस लग ही रहा है। हाँ आंटी जी, बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं आप। वैसे 1 जनवरी का क्या प्लान है? कहीं घूमने चले क्या? मैंने तो इनको भी छुट्टी लेने को बोल दिया है। अरे भाई, पूरा साल काम करते निकल गया, अब नए साल की शुरुआत तो खुद को और परिवार को वक्त देकर चले। सभी बैठकर छुट्टियां कहाँ बिताई जाए, इस बात पर बात कर रहे थे। तभी रंजू कहती है, बाकी सब तो ठीक है, पर मैं जिससे मिलने आई हूँ वो कहाँ है? अरे कहाँ रहूंगी, यहीं तो हूँ मैं। रसोई से हाथ में खाने के बर्तन लिए ममता बाहर आती है और सभी के सामने खाना परोसना शुरू करती है। वंदना, मैं भजन सुन रही थी तो पता ही नहीं चला कि तू आई है। ये ब्लूटूथ ईयरफोन प्रेम लेकर आया है मेरे लिए। क्या अच्छी साउंड क्वालिटी है, बाहर की आवाज़ अंदर आती नहीं। बस बिल्कुल सही टाइम पर आई है तू रंजू। गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। एक एक कर ममता गर्मा गर्म आलू के पराठे सेकती जाती है और सभी को सर्व करती जाती है, जिसे देखकर रंजू से रहा नहीं जाता और वो बोल पड़ती है,
तो ऐसे चल रहा है तेरा परिवार। वही मैं सोचूं, यहाँ किसी के बेटे बहू सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहते, पर तेरे बेटे बहू तेरे साथ रहते हैं। बाहर सभी को लगता है तेरा परिवार प्यार से चल रहा है, पर ये देखकर समझ में आ रहा है कि तेरा परिवार तो कॉम्प्रोमाइज़ से चल रहा है। अपने बच्चों को खाना खिला दिया मैंने, तो उसमें क्या गलत हो गया रंजू? इस उम्र में तो अपने जवान बेटे बहू को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला सकती है, पर ये गुलामी मुझसे नहीं हो सकती भाई। मेरी बहू भी कहती थी, मम्मी जी ये कर दो, मम्मी जी डस्टिंग कर दो, मम्मी जी पौधों में पानी डाल दो। मतलब तू ही सोच, क्या बहू को हम इसी दिन के लिए लेकर आए थे कि उनके आने के बाद भी हमें काम करना पड़े? अपनी सास के सामने भी हम ही खटे और बहू के सामने भी। मैंने कहा हट परे कश्मानो खानी, जहाँ से आई है वहीं जाकर ये धौंस दिखाना। मैं तो एक तिनका नहीं उठाऊंगी। मैं नहीं जानती क्या इन बहुओं का ड्रामा। धीरे धीरे कर ये सास से काम करवाना शुरू करती हैं और एक दिन सारा काम सास पर ही डाल देती हैं। और फिर क्या हुआ आंटी? उसी शाम मेरे बेटे के साथ बेंगलुरु निकल गई। उसके बाद से आज तक ना बेटे ने ना बहू ने पीछे मुड़कर देखा मुझे। उस दिन आपने अपनी बहू की थोड़ी सी मदद कर दी होती तो आज आपका भी परिवार जॉइंट फैमिली का परिवार होता आंटी जी। इस तरह से घर नहीं चलता कि बहू नौकर की तरह काम करे और सास ससुर आराम। दोनों को ही थोड़ा थोड़ा दबकर रहना होता है। परिवार कॉम्प्रोमाइज से चलता है। इस तरह से अड़ियल बनने से रिश्ते टूटते हैं। अरे छोड़ो भी तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि रंजू की बोली कितनी खड़ी है। मन की अच्छी है बेचारी। और तू भी चुप कर जा रंजू। ये कहती हुई ममता रसोई से फिर से पराठा बाहर ला रही थी कि उसके मुंह से चीख निकल जाती है। मेरा घुटना मर गई रे। अरे बार बार क्यों अंदर बाहर कर रही हैं? आपको भी शांति नहीं होती। एक बार घुटनों पर तेल लग जाए उसके बाद तो आप पीटी उषा बनकर दौड़ भाग करने लगती हो। मुझसे कह दिया होता ये प्रेम परोस देता खाना। क्या जरूरत थी बार बार अंदर बाहर करने की? मुड़ गया ना घुटना। मुझे लगा आप सब एक जगह बैठ कर खा ले। मैं परोस देती सभी को तो कौन सा घट जाता। 5 बच्चे पैदा किए हैं, ये तो होना ही था। बच्चे ना माँ के शरीर की पूरी जान लेकर पैदा होते हैं। उस वक्त अगर इस घर में मुझे दूध और फल मिले होते तो आज हड्डियों की ये हालत ना होती। अपने पति को कोस कर क्या हो जाएगा ममता? मैंने नहीं देखा क्या कि भाई साहब कितनी जी हजूरी करते थे तेरी सास के मना करने के बाद भी चुपके से 5 अनाज मिलवाकर आटा पिसवाते थे तेरे लिए, ताकि तेरे शरीर में ताकत बनी रहे। सोचना तो तेरी बहू को चाहिए। प्रिया को अच्छा खासा सुनाकर रंजू नाश्ता करने के बाद वापस लौट जाती है। आज हुए वाक़ये के बारे में प्रिया अपने मायके फ़ोन करके अपनी भाभी को बताती है। मम्मी जी की भी उम्र हो गई है भाभी, उनसे भी अब काम नहीं होता। और अब ये घुटनों का दर्द, मुझे भी तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होता है, वरना मैं ही सब कुछ कर लूँ। अरे तू भी कितना कर लेगी? इंसान है तू भी, कोई मशीन नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर ने तुझे भी तो आराम करने को बोला है। सभी का सोचती रहेगी, अरे खुद का भी तो सोच। अभी माँ भी बनना है तुझे। शरीर को पहले ही ख़त्म कर देगी तो बच्चा पेट में आने के लिए शरीर में ताकत कहाँ रहेगी? वही ना भाभी, आप तो जानती है मुझे पीसीओडी है। डॉक्टर ने तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने से मना किया है। और थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ ना तो बीपी लो हो जाता है मेरा। पर अब सोच रही हूँ मैं ही धीरे धीरे सब कुछ संभालूँ, क्योंकि मम्मी जी से अब कुछ भी करवाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई तू अपनी सास को बिठा देगी ना तो उनकी हड्डियां और जकड़ जाएगी। एक बार बुढ़ापे में शरीर बैठ जाए तो फिर सीधा लकवाई आता है। ये कहकर ज्योति अपनी ननद का फ़ोन रख देती है। ये कैसी उल्टी शिक्षा दे रही थी तुम प्रिया को? उसकी सास का घुटना मुड़ रखा है। अगर ऐसे में भी वो प्रिया की मदद करती रहेंगी तो पता चला बिस्तर पर आ गई बेचारी। तुम ना दिमाग के पैदल ही रहोगे। आज अगर तुम्हारी बहन ने अपनी सास को पूरी तरह से बिठा दिया ना तो कल को ये बात भी घूम फिर कर हम पर ही आएगी। वो तो मम्मी जी से कह देगी, देखो मम्मी मैंने तो अपनी सास को पूरी तरह रसोई से फ्री कर दिया और एक भाभी है जो अभी भी तुमसे काम करवाती है। तो दीदी की सास काम करती रहे, उसमें मेरी भी भलाई है। मैटर तो उठ चुका था तो चलता भी लंबा ही। इसी तरह 4-5 दिन निकल जाते हैं। शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हुई प्रिया सब्जियां काट रही थी। उसी वक्त उसकी एक फ्रेंड अपने भांजे को छोड़ने ट्यूशन आती है। क्यों बेकार में देवी बनने पर तुली हुई है तू? 4 ननदें हैं तेरी। आंटी जी की तबीयत खराब हुई तो क्या उनमें से कोई एक भी आई पूछने? अरे उनकी खुद की बेटियों को उनकी फिक्र नहीं है तो तू क्यों जगत माता बन रही है? आज अगर तुझे बच्चा नहीं होगा ना तो वही ननदें तुझ पर भी हावी होंगी, समझी? ये लोड मत ले, सीधा सीधा कूक लगा ले।
कहीं सास बुरी होती है, कहीं बहू, और अगर दोनों अच्छे हो तो आसपास का माहौल चीज़ें बिगाड़ देता है। और इसी तरह सभी प्रिया को सिर्फ एक ही सजेशन देते हैं कि अपने घर पर कुक लगवा लो, और प्रिया कुक को बुला लेती है। पहले कहीं खाना बनाया है क्या फुलझड़ी? आप तो अलग ही बात कर रही है भाभी। अगर कहीं खाना बनाया ना होता तो खाना बनाने वाली का काम करती क्या मैं? आसपास में किसी से भी पूछ लीजिए, पिछले 8 साल से यही काम कर रही हूँ मैं। मेरी माँ, मेरी नानी सब इसी लाइन में थे। अभी नाश्ता मैं बनाकर दिखा देती हूँ, आप सब खा लीजिए, उसके बाद बताइए क्या बदलाव करना है खाने में। अरे भाई सही है, इसे तो कुछ सिखाना भी नहीं पड़ेगा, ये तो खुद ही खाना बनाकर ट्रायल दे रही है। सही है, निकिता का आइडिया सही था। नाश्ता बनाने के बाद फुलझड़ी सभी को नाश्ता परोसती है, जिसे देखते ही मुरारी कहता है, अरे बेटा, लगता है गलती से सब्जी में पानी गिर गया है। फिल्टर का पाइप कितनी बार बोला है कि वॉश बेसिन की तरफ रखो, आ गया होगा चूल्हे की तरफ। गिर गया ना सब्जी में पानी। ये क्या बोल रहे हैं अंकल जी? ये सब्जी ऐसी बनाई है मैंने, ये तरी वाली सब्जी है। ये तरी बनाई है या उबले हुए पानी में आलू डाल दिया बेटा? पानी का रंग तो पारदर्शी होता है आंटी जी, ऐसे लाल रंग का थोड़ी ना होता है, और ऊपर में तेल थोड़ी ना तैरता है। अरे अरे मम्मी जी, ये तो फुलझड़ी ने ट्रायल दिया है। अब हमें कम तरी चाहिए, ज़्यादा मसाला चाहिए, नमक कैसा चाहिए, ये सब एक बार बता देंगे ना इसे, फिर ये उसी हिसाब से खाना बना देगी, है ना फुलझड़ी? दोपहर का खाना तैयार करने के पहले फुलझड़ी प्रिया के पास आती है। चलिए भाभी, बता दीजिए कि दाल कैसी खानी है, वरना फिर अंकल आंटी जी कहेंगे बहुत ज़्यादा तरी वाली दाल बना दी, ऊपर तेल तैर रहा था। प्रिया फुलझड़ी के साथ किचन में जाती है और उसे एक एक बात बता देती है कि कहाँ कौन सा मसाला रखा है, कौन सी दाल बनानी है, चावल कैसे होने चाहिए। हाँ, और फुलके ना सुबह कच्चे रह गए थे, तो इस बार ज़रा अच्छे से सेकना। और हाँ, पराठों पर तूने सरसों का तेल लगा दिया था, सरसों का तेल नहीं, घी खाते हैं हम। वही तो बात है ना भाभी, 2-3 दिन तो दिक्कत होती है। अब बहू जब ससुराल आती है तो क्या पहले दिन खाना बनाना सीख जाती है? लोगों के टेस्ट को समझने में वक्त तो लगता ही है ना। देखिए 2-3 दिन आप एडजस्ट कीजिए, उसके बाद दिक्कत होगी तो बताइएगा। फुलझड़ी की बात मानकर प्रिया भी इस बात को समझती है कि किसी भी नए इंसान को 2-3 दिन तो देने ही पड़ेंगे। चौथे दिन की सुबह कभी रोटी पूरी कच्ची होती है, कभी रबर की तरह चिमड़, और आज तो पूरी जली हुई है। कल तो आप कह रहे थे कि रोटी कच्ची है, अब ज़्यादा सेक दी तो आप कह रहे जल गई। अरे इंसान करे तो क्या करे। प्रिया भाभी आप चलिए रसोई में, मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है। ये सभी को परोसने का काम मैं नहीं करूँगी। हाँ, मेरा काम सिर्फ खाना बनाने का है, बार बार फुलके सेक कर नहीं देने वाली मैं सबको। ये क्या बात हुई फुलझड़ी? अभी 3 दिन तो तुमने सभी को खाना परोसा है। परोस दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना ये काम मेरा हो गया। मेरा काम सिर्फ खाना बनाने का है। भाभी परोस भी दूंगी, लेकिन उसके अलग से 500 लगेंगे। अरे नहीं नहीं बहन, हम खुद परोस लेंगे, मजबूरी नहीं होती तो बना भी लेते। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, तभी प्रेम कहता है, कितने दिनों से हम रेस्टोरेंट नहीं गए? 1-2 महीने तो हो गए होंगे ना प्रिया? 1-2 महीने क्या, उससे भी ज़्यादा वक्त हो गया है। मेरे बर्थडे पर गए थे लास्ट, उसके बाद मम्मी की तबीयत बिगड़ गई और फिर उनके घुटनों में दर्द आ गया। उसके बाद कहाँ जा पाए हम कहीं बाहर। अरे तो अब जाना भी नहीं है, खाना बनाने वाली लगवा तो ली है तुम दोनों ने, अब उसको पैसे दे रहे हो तो उसी से बनवाओ खाना। मेड का पैसा अलग दोगे, रेस्टोरेंट में खाने के अलग पैसे दोगे, ये तो सही नहीं है। मम्मी की बात भी सही है प्रेम, तुम्हें चाउमीन मंचूरियन खाना है ना? रुको, 5 बज रहे हैं, 5:30 बजते बजते फुलझड़ी आ जाएगी, मैं उसे चाउमीन बनाने को कह दूंगी। जैसे ही फुलझड़ी आती है, प्रिया उसे रात का मेनू बता देती है, जिसे सुनते ही फुलझड़ी कहती है, मैं सिर्फ मेन खाना बनाती है भाभी, दाल चावल रोटी सब्जी, ये पकवान नहीं। अब आज आप चाउमीन मंचूरियन बनाने को बोल रही है, किसी दिन पास्ता बनाने को बोलेगी, किसी दिन छोले भटूरे, तो अब मैं क्या रोज़ रोज़ ये सारी डिशेस बनाते बैठूंगी? 10 जगह जाना होता है मुझे, और ये तो बर्थडे के खाने में आता है, इसका अलग चार्ज होता है भाभी। ये क्या बात हुई फुलझड़ी? चाउमीन बनाने में वक्त कितना लग जाएगा तुझे? अभी तू सब्जी रोटी बनाएगी ना, सभी के लिए अलग अलग रोटियां बनानी पड़ेगी, और चाउमीन एक ही बार में फ्राई हो जाएगी। अब हर मेंबर के लिए अलग से चाउमीन फ्राई करने थोड़ी ना कह रही हूँ मैं तुझे। मंचूरियन भी तो है ना भाभी, एक काम कीजिए, आप मंचूरियन बाहर से मंगवा लीजिए, चाउमीन मैं बना देती हूँ। अब आप इसमें ये मत कहिएगा वह इससे चाउमीन बना, इससे चाउमीन बना, मुझे जो आता है वो बना दूंगी मैं। नहीं तो आपको कैसा चाउमीन चाहिए बताने के लिए आपको साथ में खड़ा रहना पड़ेगा।
पिछले 4-5 दिन से यही तो कर रही हूँ मैं। आधा घंटा तो मैं यही बताती रहूँगी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। इतनी देर में मैं खुद ही चाउमीन बना लूँगी। आप में से जिनका भी पाला कुक से पड़ा होगा ना, वो ये बात अच्छे से जानता होगा कि घर की गृहिणी के हाथों से बने खाने और कुक के हाथों से बने खाने में कितना फ़र्क होता है। प्रिया के एक एक डिटेल बनाने के बाद भी फुलझड़ी के हाथों से बनी हुई चाउमीन किसी के गले उतर नहीं पाती। ये मेरी आखिरी चाउमीन थी प्रिया, कसम से। अब तो चाउमीन से नफरत हो गई है मुझे। बाप रे बाप, ये कितनी गंदी चाउमीन बनाई है प्रिया इसने। इससे अच्छा तो मैं अचार और पराठे खा लेती, पर रोटी भी तो गिनकर बनाती है ये फुलझड़ी कि शाम में किसी को भूख लग जाए तो आदमी एक रोटी तक ना खा पाए। मुझे तो ये काम वालियों के हाथ से खाना बनवाना कभी पसंद ही नहीं था, पर तूने जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई, वरना तुझे लगता कि मैं जानबूझकर तुझसे काम करवाना चाह रही हूँ। हाँ बेटा, घर की औरतें जब खाना बनाती है तो मन से बनाती है, उस खाने में प्यार झलकता है। ये बाहर वालियों का क्या है, इनको तो बस एक काम निपटाना होता है। कितना गंदा खाना बनाया है तू ही बता, कल शिकायत करना उससे। अपनी कामवाली से परेशान प्रिया रात को अपनी भाभी को कॉल लगाती है। अरे मेरी प्यारी ननद, 6-7 महीने रुक जा, तुझे खाना बनाने वाली की आदत पड़ जाएगी। शुरू शुरू में तो प्रॉब्लम होती ही है। याद कर वो दिन जब तू पहली बार स्कूल गई थी, हुई थी ना प्रॉब्लम, पर फेयरवेल के वक्त तू ही रोई थी ना। ये कहकर ज्योति फ़ोन रख देती है, क्योंकि इसमें ज्योति का ही फ़ायदा था। अब अगर ननद के घर पर कुक लगी हो तो इसी बहाने ज्योति अपनी सास को भी कुक रखने पर प्रेशराइज कर सकती थी। अभी तो प्रिया कुक से परेशान होना शुरू ही हुई थी कि आज हर रोज़ 8-9 बजे तक आ जाने वाली फुलझड़ी 11 बजे आती है। 11 बजे क्यों आई तू? सीधा दोपहर में ही आ जाती। ऐसा नहीं लगता कि दोपहर के खाने के लिए 3 घंटे पहले आ गई है? और कल रात को कैसी चाउमीन बनाई तूने? मैंने जब सामने खड़े रहकर तुझे बताया था कैसे क्या बनाना है, उसके बाद भी इतनी मिर्ची और इतना तेल डाल दिया चाउमीन में। सादा बनाओ तो दिक्कत, मसाले का बनाओ तो दिक्कत। इसमें मेरी गलती नहीं है, आपका तवा ही खराब है। नॉन स्टिक का तवा लाकर दीजिए। कढ़ाई में बनाई थी तूने चाउमीन, तवे पर नहीं। हाँ, तो मुझे कढ़ाई में खाना बनाने की आदत नहीं है। बाकियों के यहाँ तो फ्राइंग पैन होता है, आप भी ले आइए। खाने में ये खराब है, वो खराब है, ये तो आप लोग आराम से बोल देते हो, पर भाभी आपकी रसोई में कितना कुछ खराब है, आपको नहीं दिखता? कैसी सीलन की दीवार है, मेरा तो दम ही घुटता है यहाँ पर। मैंने कभी कुछ नहीं बोला। और हाँ, जहाँ रही लेट आने की बात, वो तो पहले मेरे पास काम नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी आ जाती थी। और देखिए जल्दी आने का क्या उपहार मिला मुझे। आप मुझे ताने दे रही है। लोग ठीक ही कहते हैं, किसी की भलाई करनी नहीं चाहिए। किसके घर कुक इतनी सुबह आ जाती है? किसी के नहीं, पता कर लीजिए। अब से ना मैं सुबह 11 बजे ही आऊँगी और उसी वक्त दोपहर का खाना बनाऊंगी। फिर 12 से 1 मुझे कहीं काम नहीं है तो यहीं आराम कर लूँगी। फिर 1 बजे एक ही बार में रात का सुबह का नाश्ता तैयार कर दूँगी। मतलब रात को हम दोपहर का बना हुआ खाएंगे और नाश्ते में एक दिन बासी खाना? अच्छा, तो फिर अभी दोपहर का बना देती हूँ और शाम को घर लौटते वक्त रात का और नाश्ते का बना दूंगी, क्योंकि अब 3-3 बार ना मुझसे आया नहीं जाएगा और जगह भी तो जाना होता है। जब घर पर सभी को गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाने की आदत हो तो लोग ठंडा बेस्वाद खाए तो कैसे, वो भी पैसे देकर। पर घर पर शांति बनाए रखने के लिए ना ही प्रेम कुछ कहता है, ना ही प्रिया के सास ससुर। प्रिया फ्रिज से रात की बनी हुई सब्जी निकालती है। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा मसाला, सारा राशन एक सब्जी में ही लगा देती है ये फुलझड़ी। इसके खाने के चक्कर में आजकल प्रेम टिफ़िन भी नहीं ले जाते। तभी ममता रसोई में आती है। दे बहू, फ्रिज से सब्जियां निकाल कर दे दे मुझे, मैं सब्जियां काट देती हूँ। फिर आटा दे देना, मैं आटा लगा दूँगी। खड़े होने में दिक्कत है, बैठ के तो काम कर ही सकती हूँ। तो बस फट से ना प्रेम के लिए रोटियां सेक देना और सादी सी सब्जी छौंक देना। वो क्या है ना, ये मसाले का खाना खाकर उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या प्रेम की तबीयत खराब हो गई? प्रेम तो जवान है मम्मी जी, अगर वो इस खाने को नहीं पचा पा रहा तो आप और पापा जी कैसे पचा पा रहे हैं? सच बताऊं तो मुझसे भी फुलझड़ी के हाथ का बना खाना नहीं खाया जाता। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन मैं हटा देती हूँ उसे। बहुत हो गया खाना, खाना तो अब बहू ही बनाएगी। किसने कह दिया कि बहू ही बनाएगी? मैं भी तो हूँ, मैं भी मदद कर दूंगा। एक काम करते हैं बहू, बैठ कर सब्जी काटना और आटा लगाने का काम मैं कर दूंगी, तो खड़े खड़े रोटियां सेक देना और सब्जी बना देना, और तेरे पापा जी खाना लगा दिया करेंगे। तो फिर रात को जब भी कोई स्पेशल डिश बनेगी वो बनाने का डिपार्टमेंट मेरा।
और इस तरह जितनी तेजी से खाना बनाने वाली आई थी उतनी तेजी से वापस भी भेज दी जाती है और खाने की जिम्मेदारी पूरा ससुराल मिलकर उठा लेता है।